तो आज हम डिस्कस करेंगे CDS पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन का एनालाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उसकी लोकेशन से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें पहली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है। तो वो पालासमुद्रम जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे लोकेटेड है। तो 1 का 4 हो गया, तो A एंड B ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते। ओके, तो यहाँ पे फिर आता है कि लबासना कहाँ पे। तो लबासना तो बहुत फेमस है, तो ये मसूरी में लोकेटेड है। तो जो B है उसका 1 हो जाता है। तो यहीं पे ये जो ऑप्शन C है वो सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट्स एंड अकाउंट्स जो है वो शिमला में है, उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मुंबई में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो आई थिंक ये CSE 2023 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया। तो ये जो है ये एकदम सही है ऑप्शन। देन सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ये भी सही है। अगर यहाँ पे किसी को अगर कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा तो पीछे क्वेश्चन है हिस्ट्री में जहाँ पे लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ दिया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द थीमेटिक एरिया ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिट। सी मुझे भी ये क्वेश्चन या फिर मैंने भी इसके बारे में नहीं पढ़ा था, बट ये कॉमन सेंस से हो गया था क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी जो है वो एयर से रिलेटेड और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और वेस्ट मैनेजमेंट तो हैबिटेट से रिलेटेड ही है। तो अगर किसी को इन दोनों में कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट ही इसका प्रॉपर चॉइस होगी एक। तो मैंने इसका वेस्ट मैनेजमेंट लगाया था, सॉरी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी लगाया था क्योंकि ये हैबिटेट में नहीं आता है, इसके लिए अलग एक सेपरेट मिशन है। तो इसका था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन लीगल सिस्टम। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट मैंने इसका डी लगाया था, लीगल एंड जुडिशियल पर्सन्स को भी इंक्लूड किया था। बट लेट्स सी कि यूपीएससी इसमें क्या बोलेगा। इसमें मुझे ए और डी में थोड़ा, सॉरी, ए एंड सी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज़ करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका सही है। ये बेसिकली इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जो एरियाज़ है वहाँ के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, और ये CAPF में भी पहले क्वेश्चन आ चुका था। तो आप अगर PYQ देखें NDA CAPF और CDS के, तो आपके कुछ क्वेश्चंस PYQ से ही सॉल्व हो सकते थे। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो इसका यूनेस्को आंसर था। ओके, मैंने ये नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा पर्टिकुलरली नहीं पता था, सिर्फ मैं प्राइजेज़ और पर्सनैलिटीज़ के नाम पढ़ के गई थी जिनको ये पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, द 6th शेड्यूल एरिया। ओके, सो ऑप्शन 8 है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो स्टेटमेंट है just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of compassionate society। तो इसका भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि बेसिकली जो जस्ट सोसाइटी की जो फिलॉसफी थी वो भीमराव अंबेडकर ने ही दी थी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रिमिनल लॉज और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स में भी बहुत था, न्याय संहिता, ये सब न्यू
इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसकी वजह से। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉज है वो स्टेट लिस्ट में नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 कह रहा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट था ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमें अरेंज करना था इंडिया पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स को। तो टस्केट डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, टू रिजॉल्व द इंडो पाक वॉर विच हैपन इन 1965। इंडो वाटर ट्रीटी भी करंट अफेयर में थी, 1960 में हुई थी। एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ ये 1988 में हुआ था, जब राजीव गांधी पीएम थे, ओके, और पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो थे। एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन 1999 में हुआ था। तो अगर हम इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखें तो 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया है। तो यहाँ पे एससीओ के बारे में पूछा गया है, तो इसमें पूछा है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ इज़ रशियन एंड चाइनीज़, विच इज़ करेक्ट। द एससीओ करेक्ट ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, देन इसमें पूछा गया है कि जो एससीओ है उसमें 13 मेंबर्स हैं, इसमें 13 मेंबर्स नहीं है, इसमें ओनली 10 मेंबर्स हैं। ओके, तो इसमें 3 को अगर हम हटा दें तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी करंट अफेयर में रह चुका था, तो इसमें इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग की तरह रोल परफॉर्म करती है, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर प्लेस्ड बिफोर द यूएन जनरल असेंबली अ रिजोल्यूशन बाय 2/3 majority of the member present and voting is required। सी, आई नो ये क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकता, मे बी रेयर पीपल, कुछ ही लोग कर सकते थे, बट आपको सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लीव कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था। बट अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें जो 1, 2, 3 तीनों हैं वो एकदम सही हैं, क्योंकि जब किसी न्यू मेंबर का एडमिशन करना होता है यूएन में, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की। अगर पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मैटर है उसके लिए भी, बजटिंग से रिलेटेड भी, इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर इन एससी उसके लिए भी चाहिए होती है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर में अगर किसी को इलेक्ट करना है तो उसमें भी, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करना उसमें भी, एंड सस्पेंशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप को भी अगर करना है तो उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन, और मैंने ये अदर करके बता दिए हैं क्योंकि बाई चांस किसी और एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सके, इसलिए मैंने इन्हें भी इंक्लूड कर दिया है, तो इसका डी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर्व वॉज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सी, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट ऑप्शन 2, तो उसकी वजह से मैंने ये छोड़ दिया। तो इसका आंसर वैसे रिपब्लिक डे 2024 एंड केन्स फिल्म फेस्टिवल जो है 2024 वो है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका नास फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट जो है इसका सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर में था बट एंड पॉइंट पे किसी को याद नहीं आता, तो इट्स ओके इफ़ यू लीव दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है कि आर्टिकल 371 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं रिगार्डिंग टू मिज़ोरम स्टेट से रिलेटेड दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में जो पार्लियामेंट है वो एक्ट नहीं बना सकती है अगर मिज़ोरम स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है।
तो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस आर्टिकल, मतलब कि जिन पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है। तो इसका ऑप्शन डी था, ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस पे पार्लियामेंट बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की जगह अगर उन्होंने लैंड दिया होता तो यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं बना सकती थी। वरना पार्लियामेंट जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ मीज़ो हैं उन पे लॉ नहीं बना सकती है, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स हैं उन पे भी नहीं बना सकती है, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो हैं, क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मीज़ो कस्टम, मतलब कस्टम से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि वो ट्राइबल हैं, कम्युनिटी हैं, तो सेंटर जो है वो कम अपना हस्त इन्वॉल्वमेंट रखती है। ओके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज़ करेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि जो एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज़ लीगली वैलिड इन द सेम मैनर एज हैंड रिटन सिग्नेचर। तो अगर कोई कॉमन सेंस लगाता तो इसे वो सही कर देता, तो इसका वन सही है यहाँ पे। देन पूछा है कि वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बोथ नहीं बना सकते, ओनली सेंटर गवर्नमेंट आर अलाउड टू मेक रूल्स विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इसका 2 हट जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज़ करेक्ट। तो ये भी न्यूज़ में था, तो उसकी वजह से आपने करंट अफेयर में ये पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक बॉडी है जो कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है फॉर द कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज अंडर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, ये किस ऑर्गेनाइजेशन में है? ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे में है, ना कि इसरो ने। बहुत से लोगों ने इसरो लगाया होगा, आई नो, बट स्टिल इसका इंडियन रेलवेज जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अब हम देखेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा और उनके टेन्योर की लिस्ट हमें मैच करनी है। तो मनोहर गजानन जोशी जी जो हैं वो 13th लोकसभा के स्पीकर थे, क्योंकि ओम बिरला जी 17th के थे, 16th की सुमित्रा महाजन थी, मायरा कुमारी जो 15th लोकसभा की थी। तो अगर हम इसका देखें तो ए का था 2, तो ये वाले ऑप्शन, बी का था 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और सी के मीरा कुमारी 15th की, सुमित्रा महाजन 16th की, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।